खुशू को कमाल, उसके खुशू को कमाल, उसकी इबादत को कमाल और उसकी लिल्लाहियत को कमाल। अब बंदे निकलने तो कुछ आठ बंदे निकला ना। जी 17 जून 2014 पाकिस्तान की तारीख़ का और बल्कि दुनिया की तारीख़ का एक तारीख़ 3 दिन है, यौम सयाह है, जिस दिन पाकिस्तान के इस शहर के अंदर लाहौर में दिन दिहाड़े सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार हुकूमत के हुक्म से मासूम अपने ही मुल्क के शहरियों पर सरेआम गोलियां चलाते रहे। मेरे दोस्तों ने मुझे आकर इत्तला दी कि इस तरह आसिम भाई को शहीद कर दिया गया है, उनके सीने में गोली लगी। तो जब मुझे ये इत्तला दी गई तो यकीन माने कि जिस तरह ज़मीन पाँव से निकल जाती है और बंदा किसी खाई में गिर जाता है और उसके बाद फिर ये इत्तला साथ मिल जाए कि आपके वालिद साहब को भी बुलेट लगी है और वो भी बिस्तर पर हैं और जान की बाजी के करीब हैं, मतलब जान अपनी और मौत और ज़िंदगी में वो लड़ रहे हैं, तो वो लम्हात हम बयान नहीं कर सकते। बैरियर उठाने के लिए रात का 1:30 से 2 बजे का टाइम तो तय्यन नहीं होता। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, हमने कॉल्स की मुख्तलिफ तंजीमात को, मीडिया में पता चल गया और तंजीमी लोग यहाँ आना चाहते थे, तो उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने ये कहा कि हम आपसे डायलॉग करते हैं, जिस पर हमारे मोहतरम सैयद अल्ताफ़ शाह साहब, वो उनकी सरबराही में हमारी एक टीम बनी और उस टीम में जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद हम पुरसुकून हो गए कि ये मामला ख़त्म हो गया है। हमने अपनी तंजीमात को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फिर चालाकी की कि उन्होंने मुख्तलिफ़ थानों से लोग बुलवाए और मैंने ख़ुद देखा कि सिविल कपड़ों में गाड़ियों पे लोगों को लेके यूनिफॉर्म यहाँ फैसल टाउन तब्दील हुए, फैसल टाउन थाने, और उनके ज़रिए फिर यहाँ पर उन्होंने फ़ोर्स इकट्ठी की। जब फोर्स इकट्ठी हुई उनकी, तो ये ग्राउंड में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, सीधी डायरेक्ट फायरिंग शुरू की। जब वो इस गेट पे पहुंचे हैं तो यहाँ पर जो गोशा दरूद में जो 24 घंटे दरूद पाक पढ़ते हैं, ये जो मिनारतुस्सलाम डॉक्टर साहब ने यहाँ बनाया हुआ है गोशा दरूद, वहाँ लोग दरूद पाक पढ़ रहे थे। अब सोचने वाली ये बात है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है जो डॉक्टर साहब ने मिनहाजुल कुरान के नाम से ली हुई। यहाँ अंदर किन लोगों को मार रहे थे वो? यहाँ तो कोई गैर कानूनी बैरियर नहीं था। इस बिल्डिंग में आप निशान देखेंगे बुलेट्स के लगे हुए, क्या ये भी गैर कानूनी है? गोशा दरूद के अंदर दरूद पाक लोग पढ़ रहे थे, क्या ये भी गैर कानूनी है? बैरियर का तो मसला ही साइड पर रख देना। अब यहाँ इस बिल्डिंग की जो मेन इसकी बिल्डिंग है, इसके ऊपर फायरिंग करनी, ऊपर जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर फायरिंग करनी, गोशा दरूद के अंदर फायरिंग करनी, ये गेट खोल के हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। वाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि उनकी ये पूरी प्लानिंग थी कि हम इनको मारे भी, हम इनके लीडरशिप को शहीद भी कर दें और यहाँ पर हम कब्ज़ा करके कोई ऐसा प्रूफ दे मीडिया को बुला के कि ये तो दहशतगर्द लोग हैं। और यहाँ पर चूँकि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक का एक बहुत बड़ा मरकज़ यहाँ पर है, तो उन्होंने हिफाजत की। मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पर कोई एक चीज़ भी साबित ना कर सके, और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि हमने अपनी जानें तो दी, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो वो सोच के आए थे, जो जान तो उन्होंने ले ली। हमारे पास भी असला था, हम भी आगे से फायर कर सकते थे, लेकिन डॉक्टर साहब के ऑर्डर्स थे, हमारे जितने भी गार्ड्स हैं
हमने उनको अपनी कस्टडी में लेके नीचे बेसमेंट में बंद कर दिया था ताकि कोई जज्बात में आके वो फायर ना कर दे। उनसे गन्स ले ली थी, तो हम निहत्थे थे। ये आई विटनेस हूँ मैं, वहाँ पर मैं नहीं बल्कि कई और लोग भी आई विटनेस हैं कि जब ये इनके दरमियान आपस में पुलिस और पैड के लोगों के दरमियान जब पथराव हो रहा था, तो उसके बाद सबसे पहले जो है वो जो मीनारुल कुरान का जो अदारा है उसकी छत से पुलिस पर बाकायदा तौर पर फायरिंग हुई। पुलिस के जवान जो है वो ज़ख्मी हुए। उसके बाद जो है वो मामला फिर ख़राब हुए। फिर दूसरी सबसे अहम जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब ये सानिया हो गया, जब लोगों की शहादतें हो गई, तो उसमें जो बुलेट्स इस्तेमाल हुई वो पुलिस की बुलेट्स थी ही नहीं। पुलिस उनको इस्तेमाल ही नहीं करती, वो ऐसी बुलेट्स भी इस्तेमाल हुई हैं। और इस हवाले से भी कहा जाता है कि कुछ लोग थे जिन्होंने ये सारा डिज़ाइन किया किसी का सहूलत कारी के लिए, तो उसमें वो लोग इन्वॉल्व थे। अब आप अंदाज़ा करें कि मेलाफाइडी इंटेंशन जो उस वक्त हुकूमत थी नून लीग की को, इन्होंने जो FIR थी वो हर शहरी का एक हक़ है कि वो अपनी FIR थाने में जाए, दर्ज करवाए। हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही थी। अगर ये कातिल नहीं थे, इनके हाथ खून से रंगे हुए नहीं थे, तो इनको क्या परवाह थी। इन्होंने हमारी FIR थाने में, मैं खुद गया हूँ, 2-3 दफ़ा गया हूँ, फिर मैं बहुत सारे बाकी जमातों के कायदीन मेरे साथ गए, मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़, फिर भी हमारी FIR इन्होंने दर्ज नहीं की। फिर मैं उसको सेशन कोर्ट में मैं गया हूँ, वहाँ पे उन्होंने पर्चे के ऑर्डर कर दिए। मैं फिर उनके ऑर्डर लेके थाना फैसल टाउन में गया हूँ, फिर भी मेरी FIR दर्ज ना हुई। फिर उसके अगेंस्ट फिर हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी पर्चा दर्ज करने के ऑर्डर दे दिए। मैं फिर उनको लेके गया हूँ, फिर भी मेरा पर्चा दर्ज ना हुआ। इनके 3 सीनियर जो उस वक्त वफाकी वज़ीर थे, जिसमें परवेज़ रशीद साहब थे, आबद शेर अली थे और ख्वाजा साद रफ़ीक थे, जो ऑर्डर हमारा हाई कोर्ट ने पर्चा दर्ज करने के किया, उसके अगेंस्ट गए कि यह पर्चा दर्ज ना किया जाए। अगर ये चोर नहीं थे, अगर इनके हाथ खून से रंगे हुए नहीं थे, तो हमारा पर्चा दर्ज, इनको क्या प्रॉब्लम थी। पर्चा तो लोग दर्ज करवाते थे। उस फैसले के अगेंस्ट गए और उसका भी फिर फैसला जो है वो हमारे हक़ में हुआ कि पर्चा दर्ज किया जाए, फिर भी पर्चा दर्ज ना हुआ। फिर हमने इस पर्चा दर्ज करवाने के लिए इतना बड़ा खून की होली खेली गई, मासूम लोगों का कत्लेआम किया गया, बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया। इसके लिए हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ा, हमें धरना देना पड़ा। हमने 3 माह से ऊपर वहाँ पे इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने हम धरना दिए बैठे रहे और हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर इनके कहने पे आर्मी चीफ़ बीच में इन्वॉल्व हुए हैं। उस वक्त राहील शरीफ थे आर्मी चीफ़। वहाँ मुज़ाकरात होते रहे, बहुत सारे इनकी तरफ से लोग आते रहे, लेकिन हमारा पर्चा दर्ज नहीं हो रहा था। उनकी मुदाखलत से फिर जाके हमारा जो है ना वो पर्चा दर्ज जो हुआ। अच्छा, अगर हम बात करें अपनी इस्टेब्लिशमेंट की, तो उनका किरदार वाज़ेह नहीं होता, वो हमेशा बैकग्राउंड पे होते हैं। तो वो बैकग्राउंड की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें बाकायदा तौर पर उस वक्त के जो DGIS से थे, लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम, वो उनकी वाज़ेह मौजूदगी, उनके शवाहद जो हैं वो सबको मालूम है। अब तो वो ढकी छुपी बात नहीं रही कि उनके पीछे जो डिज़ाइन था, जिन्होंने ये सारा स्क्रिप्ट लिखा था, तो वो DGIS है उस वक्त के जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे। तो हो सकता है कि इसलिए लोग कहते हैं कि इसकी जो तहकीकात जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हुई। इन शहादतों में पुलिस के किरदार के अलावा कुछ एजेंसीज़ के भी किरदार हैं, जो आज तक जो है वो सीगा राज में हैं और आगे भी बहुत मुश्किल है कि ये राज जो है वो खुले। जी, एक मरतबा नून लीग की गवर्नमेंट ने अपने पिछले दौर में, जिस दौर में इन्होंने ये कत्लेआम का सारा मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचाया, उसी दौर में हरासा भी किया गया और हमारे घर ये पूरी अपनी फ़ोर्स लेकर आए थे और हमारे वालिद साहब को इन्होंने डराया धमकाया था। और फिर कैश भी 1 करोड़ रुपया लेकर आए थे नकद, और लाए थे कि ये आप साइन कर दें और ये इस तरह नाम है, आप इससे बरी ज़िम्मा हो जाएं केस से।
आप जो चाहेंगे आपको दे दिया जाएगा। तो मेरे वालिद साहब ने यही जवाब दिया था कि इतने पैसे और चीज़ें हम आपको दे देते हैं तो क्या आप अपने बेटों को कत्लेआम के लिए देंगे हमें? क्या अपने बेटों का खून आपके नज़दीक बेटा और उसका खून, इंसान का खून इतना अर्जा है, इतना सस्ता है कि आप चंद पैसों के ज़रिए वो खून ख़रीद सकते हैं? इस कदर बेज़मीर लोग हो चुके हैं आप। ये हुकूमत के खिलाफ साजिश थी जो कादरी साहब ने और इमरान खान ने अपने चंद प्यारे चहेतों के साथ मिलकर प्लान की थी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की, और उसमें वो कामयाब भी हुए किसी हद तक। सबसे ज्यादा जो नुकसान उन्होंने किया, हमारा उन्होंने क्या नुकसान करना था, क्योंकि हमने कुछ गलत किया नहीं था। तो आज तक जो है वो आपको ये याद होना चाहिए, एंटी टेररिस्ट कोर्ट से इनकी जो ये पूरी वफाकी सूबाई कैबिनेट को इन्वॉल्व करने की बात थी वो रिजेक्ट हुई, उसको रिहा किया गया। जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में आज भी जो है वो स्टे के ऊपर ये बैठे हुए, ये स्टे लिया हुआ है इन्होंने, और कभी फुल बेंच बनता है, कभी कुछ होता है, पर खुद ही उसी में से एडजमेंट लेके निकल जाते हैं। तो ये इसको इस्तेमाल किया गया हुकूमत के खिलाफ, और हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। वक्ती तौर पर यकीनन एक हुकूमत जो है वो प्रेशर में जरूर आई, लेकिन इसका नुकसान हुआ पुलिस फोर्स को। पाकिस्तान पंजाब की जो पुलिस फोर्स है उसको डीमोरलाइज किया गया, और आज भी मैं समझती हूँ कि आज भी उनके वो कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं है जो मॉडल टाउन से पहले था। कि लाहौर हाई कोर्ट में हमारा इस वक्त जो है सबसे जो मेन केस है वो JIT वाला केस है, क्योंकि सबसे पहले जो पहला FIR के मरला बाद में होता है वो इन्वेस्टिगेशन का होता है। इन्वेस्टिगेशन अगर ठीक होगी, अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद फेयर ट्रायल होगा। फेयर ट्रायल होगा तो इंसाफ मिलेगा। यहाँ बदकिस्मती ये है कि अभी तक शोहदा के लवाकिन को इन्वेस्टिगेशन जो सबसे पहला जो राइट था वो ही नहीं मिला। तो आप ये समझें कि अब जब तक इन्वेस्टिगेशन ही अभी तक फेयर नहीं हुई, और एक ही इन्वेस्टिगेशन जो है AD ख्वाजा की सरबराही में जो JIT बनी थी उसने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है। जब कंप्लीट हो गई है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग मुलव्वस थे, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से, मैंने जैसे पहले बताया कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में थे। इस तरह मियाँ शहबाज शरीफ इनके सामने पेश हुए थे, राना सनाउल्लाह पेश हुए थे, डॉक्टर तोकीर शाह पेश हुए थे, क्योंकि इनके पास ऐसे शवाहिद आगे थे JIT के पास। हमने भी काफ़ी शवाहिद इनको दिए थे जिसमें इनका मुलव्वस होना पाया जाता था। तो इन्होंने फिर मैनेज करके जब देखा कि ये हमें गुनाहगार ठहरा के हमारा चलान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ये पेश ना कर दे, तो इन्होंने फौरी तौर पे जो है ये मैनेज जहाँ पे मामलात होते हैं, जहाँ पे मैनेज करके उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से एक स्टे ले लिया, और स्टे 22 मार्च 2019 से स्टे चला आ रहा है। तो अभी तक जो है इस केस का फैसला नहीं हुआ। अभी इस केस में जो है आर्गूमेंट भी कंप्लीट हो गए हुए है, फैसला होना था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। असल हक़ाइक़ तो सामने आते हैं जब अदालती कमीशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और अदालती कमीशन की रिपोर्टें जो है वो फिर कई सालों और कई दहाइयों बाद भी लोग उसे देखते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये बड़ा अच्छा थीसिस बच्चों ने शुरू किया है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारा कुशन है। कम से कम ये अपने थीसिस में आने वाले लोगों के लिए कोई असल हक़ाइक़ तो लोगों को बताएं, और उसके बाद आप ये देख लें कि अगर उसमें कोई हकीकत होती तो पिछले 3.5 साल तो गवर्नमेंट उन्हीं के कज़न की थी, बल्कि उनका पूरा उसमें रोल था तारुल कादरी साहब का इनको लाने में। उसमें से कुछ निकला था। क्यों नहीं निकला? क्योंकि हक़ाइक़ कुछ और थे और प्रोपेगेंडा कुछ और था। आज के दिन तक ये आप के भी कितने लोग शहीद हुए? 10 हुए कि 14 हुए? यानी ये भी और वो सारे का सारा मामला पाकिस्तान के यहाँ पर इस्तेमाल किया गया सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और पाकिस्तान में ये कार्ड बड़े पुराने हैं, 2-3 कार्ड बड़े मशहूर हैं और अभी भी चलते हैं। गद्दारी का कार्ड, तो इन्हें मजहब का कार्ड, तो इन्हें रिसालत का कार्ड, और ये कार्ड हमेशा इस्तेमाल होते हैं कभी हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने के लिए और कभी हुकूमतें बनाने और तोड़ने के लिए। आप ये पिछले इलेक्शन देख लें, वो मजहबी जमातें जिनका वजूद ही नहीं था वो पैदा की गई, और वो पैदा करने के बाद रियासत के गले पड़ गई। रियासत को उनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो गई। और ये मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की ये जो कार्ड्स हैं 70 साल में हमें देख लेना चाहिए कि इन कार्ड से नुकसान ही हुआ, फायदा नहीं हुआ। ना रियासत का फायदा हुआ है ना पाकिस्तान के लोगों। उस वक्त 2014 में उस वक्त के वजीर आजम इसमें मुलव्वस हैं,
इसी तरह उस वक़्त के जो अब मौजूदा वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उस वक़्त ये वज़ीर आला पंजाब थे, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो भी मुलव्वस हैं। इसी तरह उस वक़्त के वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह, इस वक़्त के जो वज़ीर दाखिला है वो जो है इसमें मुलव्वस है। इसी तरह राना तौकीर शाह, सैयद तौकीर शाह, डॉक्टर तौकीर शाह इसमें मुलव्वस है, क्योंकि वो इस वक्त PSO थे और तमाम मामला को देख रहे थे। ठीक है, ये जो केस था ये आम केस नहीं था। ठीक है, ना ही ये कह ले कि ये अचानक ये रूनुमा हुआ था, ना ये हादसाती तौर पे ये वकूआ हुआ था। ये जो वकूआ हुआ था ये एक पूरी मनसूबाबंदी के तहत हुआ था। ठीक है, इसमें जो है 14 अफराद कत्ल हुए हुए। ठीक है, और डेफिनेट इसमें 302 लगी हुई है, इसमें 324 भी लगी हुई हैं, लोग जख्मी भी हुए हैं। ठीक है, इसमें 7-8 ये भी लगी हुई हैं। ठीक है, तो आप खुद देखें कि जो है सजाए मौत है, जिसकी सजा जिसने बंदे को कत्ल किया उसको सजाए मौत होगी। इसी तरह 7-8 ये लगी हुई है, दहशतगर्दी लगी हुई है। अब जब दहशतगर्दी की दफा लगती है तो उसमें माफी भी नहीं होती। दूसरी जो होती हैं जो दफा लगती हैं उसमें ये होता है कि माफी भी होती है, ईद पे माफी कुछ होगी, कोई और ऐसे होगी, लेकिन जिसके ऊपर 7-8 ये लगी होती है, दहशतगर्दी की दफा होती है, उसके ऊपर कोई माफी नहीं होती। वो जितनी सजा उनको दी जाती है उतनी ही उनको सजा होती है। जो पैट के शोहदा थे, जैसा आपने सवाल पूछा है, उनको हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना। उनमें से जिन फैमिलीज़ को, तकरीबन सब फैमिलीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उस सपोर्ट में एजुकेशन शामिल है, उस सपोर्ट में मंथली ख़र्चा शामिल है, उस सपोर्ट में शादियां शामिल हैं, बच्चों की, बेटों की एजुकेशन है। तो हर तरह से हम उनके साथ खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि ये हमारी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है उनके साथ। उन लोगों ने हक़ और इंसाफ की खातिर जान दी। उन्होंने सिर्फ़ पाकिस्तान अवामी तहरीक के लिए जान नहीं दी। हम आज अगर कोई इनकलाब की बात करता है और कोई आज़ादी मार्च की बात करता है, तो ये सारी की सारा जो बुनियाद है उन 14 शोहदा के खून के ऊपर रखी है कि एक आज़ाद मुमलिकत की तरफ का सफ़र कोई माने या ना माने। तो आज तक इंसाफ की समझ लें कि 0% भी हमें उसके हुसूल की ना हम राह हमवार की गई है और ना ही कोई इम्कान नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी पुरुमीद हैं अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि मायूसी एक मुसलमान के लिए कुफ्र होती है। हम मायूस नहीं हैं अल्लाह की बारगाह में कि वक्त आएगा, कोई नहीं, देर है, अंधेर नहीं है। खुशू को कमाल, उसके खुशू को कमाल, उसकी इबादत को कमाल और उसकी लिल्लाहियत को कमाल।